चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझते हैं मोल के बारे में। ठीक है, तो मोल क्या है? मोल एक इकाई है जो पदार्थ की मात्रा को मापती है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल एक इकाई के रूप में किया जाता है। तो मोल को समझने से पहले एक टर्म को समझते हैं। जैसे हम बोलते हैं दुकानदार को कि हमको 1 दर्जन केला चाहिए, या फिर 1 दर्जन ठेला चाहिए। तो दुकानदार मेरे 1 दर्जन बोलने से ही दुकानदार ये समझ जाता है कि यह उस वस्तु का 12 पीस मांग रहा है। यानी 1 दर्जन केले का मतलब हो गया 12 पीस केला, और 1 दर्जन ठेला का मतलब हो गया 12 पीस ठेला। या फिर मान लेते हैं यहाँ पर हम 2 दर्जन ठेला मांग रही, तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 24 पीस ठेला। तो जैसे मैंने उसको 1 दर्जन बोला या 2 दर्जन बोला, दुकानदार ने समझ लिया कि मैंने कितनी वस्तुओं की संख्या उससे मांगी है। यानी कहीं ना कहीं ये 1 दर्जन या 2 दर्जन क्या बता रहा है? पदार्थ के समूह को, कि 1 दर्जन का मतलब 12 पीस पदार्थ एक साथ हमको लेना है। या फिर अगर हम 2 दर्जन उससे मांगे हैं तो वो समझ गया कि हमको 24 पीस पदार्थ का समूह उसको देना है। तो ये दर्जन क्या बता रहा है कि उस दर्जन ये बता रहा है कि वो इतना 12 पीस पदार्थों के समूह को जो मिला देंगे तो 1 दर्जन के बराबर होगा। उसी प्रकार ये मोल भी काम करता है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं 1 मोल। अगर कोई किसी भी संख्या का 1 मोल, किसी भी संख्या का जैसे किसी भी से 1 मोल हो गया, तो 1 मोल अगर हम पदार्थ के 1 मोल की कल्पना करें तो 1 मोल क्या होगा पदार्थ में? 6 पॉइंट, किसी भी पदार्थ में अगर 1 मोल की कल्पना करेंगे तो कितना के बराबर होगा? 6.022 × 10⁻23 कण। यानी किसी पदार्थ में अगर इतना कण पाया जा रहा है, किसी पदार्थ में अगर 6.022 × 10⁻23 कण पाया जा रहा है, तो वो क्या होगा? उस पदार्थ का 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया आपको? ये जो कण है, ये कण क्या हो सकता है? ये कण परमाणु हो सकता है, या अणु हो सकता है, या आपका आयन हो सकता है। मैंने अभी क्या बताया कि 1 मोल कितना कण के बराबर होता है? तो 1 मोल 6.022 × 10⁻23 कण के बराबर होता है। तो अगर किसी पदार्थ के पास इतना कण है तो वो 1 मोल के बराबर है। आइए अब हम समझते हैं एग्जाम में किस तरह से सवाल पूछा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप ए किस तरह से पूछा जाता है। देखिए, जैसे आपको पूछा जाएगा 1 मोल सोडियम, Na का मतलब क्या होता है? सोडियम। 1 मोल सोडियम में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। कणों की संख्या ज्ञात। तो आप कैसे निकालिएगा कि 1 मोल सोडियम पूछा है, तो 1 मोल में कितना कण होते हैं? तो 6.022 × 10⁻23 कण होते हैं। तो 1 मोल सोडियम में कितने कण होंगे? 6.022 × 10⁻23 कण। तो ये आपका आंसर आ गया। कि अगर हमको 1 मोल सोडियम में कणों की संख्या पूछ दिया तो 1 मोल कितना के बराबर होता है? इतना कण के, तो सोडियम का भी इतना होगा। और सवाल हम देखते हैं 0.5 मोल कैल्शियम में। अच्छा, सबसे पहले एक चीज और समझ लेते हैं, इसको जाने से पहले। ये आपने लिख लिया है, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। कि जैसे हम लिखे यहाँ पर 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम में परमाणुओं की संख्या कितना होगा? या फिर 1 मोल कैल्शियम में परमाणुओं की संख्या, या फिर 1 मोल मैग्नीशियम में परमाणुओं की संख्या कितना होगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर 1 मोल सोडियम पूछे, या 1 मोल कैल्शियम पूछे, या 1 मोल
मैग्नीशियम पूछे तो हमको ये सब देखना ही नहीं है। किसी भी परमाणु का हम किसी भी तत्व का हमको 1 मोल पूछा है तो 1 मोल में परमाणु की संख्या कितना होगा? सभी तत्वों में 6.022 × 23 परमाणु। इसमें भी कितना होगा? इसमें भी होगा, क्योंकि मोल क्या बता रहा है? मोल एक संख्या को बता रहा है। मोल क्या बता रहा है? एक संख्या को बता रहा है। तो अगर यहाँ पर सोडियम ले लिए, कैल्शियम ले लिया, मैग्नीशियम कुछ भी ले, 1 मोल का मतलब होगा आपका इतना अणु या इतना परमाणु। ठीक है, जैसे आपको एक और सवाल दे दें कि 1 मोल CO2 में अणुओं की संख्या क्या है? अणुओं की संख्या। तो जब भी आपको पूछेगा कि 1 मोल में अणुओं की संख्या क्या होगा, परमाणुओं की संख्या क्या होगा, आपको यहाँ देखना ही नहीं कि क्या लिया गया है। 1 मोल बोला है, 1 मोल में कितना संख्या होता है? 6.022 × 10⁻23। तो ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कुछ भी सवाल दे दे, जैसे आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, ये बना लीजिएगा। 1 मोल H2O में अणुओं की संख्या कितना होगा, तो निकाल लीजिएगा। या 2 मोल, चलिए आपको होमवर्क के रूप में दे दिए, तो 2 मोल में कितना होगा निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये होता कैसा है ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको हम दुकानदार आपको पूछा कि 12 दर्जन हमको केला चाहिए, सॉरी हाँ, जब 1 दर्जन केला चाहिए या 1 दर्जन थैला चाहिए, तो आप केला मांगे तो केला देगा, थैला मांगे तो थैला देगा। लेकिन आप सिर्फ आप क्या मांगे हैं? 1 दर्जन बोले हैं, तो 1 दर्जन का मतलब समझ में आ गया कि कितना पीस मांग रहा है? 12 पीस। ये क्या ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपका संख्या कितना है? 1 दर्जन मतलब 12 पीस, 1 दर्जन मतलब 12 पीस। उसी प्रकार अगर यहाँ पर आपको दे देगा कि 1 मोल सोडियम है, 1 मोल कैल्शियम है, 1 मोल मैग्नीशियम है, 1 मोल CO2 है, तो आपको 1 मोल चाहिए, तो 1 मोल में इतना होगा, 1 मोल में इतना होगा, 1 मोल में इतना होगा। ये क्या ले रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से इसमें भी 1 मोल पूछे हैं तो इतना संख्या होगा। अब 2 मोल पूछे हैं, तो 2 मोल अगर पूछे हैं H2O का, तो 1 मोल में अगर, तो कैसे निकालेंगे इसको? तो 1 मोल में, 1 मोल H2O में कितना होगा संख्या? इतना होगा। तो 2 मोल H2O में कितना होगा? इसका डबल होगा। ठीक है, चलिए हम बना देते हैं इसको। कितना होगा इसका? 2 × 6.022 × 10⁻23 मोल, यानी 12.044 × 10⁻23। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपका होमवर्क एक दे देते हैं। चलिए आपका होमवर्क ये रहा, 0.5 मोल H2O में कणों की संख्या क्या कीजिए? कणों की संख्या ज्ञात। ठीक है, कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ये आपका होमवर्क रहा। ठीक है, नोट कर लिया आप। चलिए अब जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट क्या है ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट है आपका, आप इस टाइप से टाइप 2 लिख लीजिए। टाइप 2 में सवाल किस तरह से आता है ध्यान दीजिएगा कि 1.8 ग्राम 1.8 ग्राम H2O में मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। मोल की संख्या ज्ञात करें। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ पर मोल निकालना है, हमको यहाँ पर मोल निकालना है। मोल मेरा दिया हुआ नहीं है, तो मोल निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा। मोल बराबर क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, तो मोल बराबर क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर पुट कीजिए, आपको मोल की संख्या निकालना है। तो मोल दिया गया द्रव्यमान कितना है? 1.8 ग्राम, 1.8।
और मोलर द्रव्यमान कितना है, तो आपको मैंने पिछले ही वीडियो में सिखाया है मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए। 2H है, एक O है, तो कितना होगा 2 गुना 1 प्लस 1 गुना 16, यानी 2 प्लस 16 18। कितना होगा H2O का मोलर द्रव्यमान 18। यहां से हो जाएगा 10। तो ये कितना हो जाएगा 1/10, यानी कितना मोल होगा इसमें 0.1 मोल। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि 1.8 ग्राम H2O में मोल की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कितना मोल होगा आपका 0.1 मोल। इस ऑप्शन में आपको टिक कर देना है, ठीक है, 0.1 मोल। अच्छा, मोलर द्रव्यमान तो सबको आता ही है निकालने के लिए। जिसको मोलर द्रव्यमान में थोड़ा दिक्कत होता है तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने ध्यान से इसको समझाया है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। 34 ग्राम NH3 में मोल की संख्या निकालें, तो कैसे होगा। मोल बराबर दिया गया, सिंपल फॉर्मूला लेते हैं, तो फॉर्मूला समझ गए। मोल बराबर क्या होगा, दिया गया द्रव्यमान, जो ये द्रव्यमान दिया गया है 34 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो NH3 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा आपका, नाइट्रोजन है तो 14 होगा, हाइड्रोजन 3 है, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, यानी 14 प्लस 3 यानी 17, तो 17 हो गया। तो कितना मोल होगा 2 मोल। तो 34 ग्राम अमोनिया यानी NH3, 34 ग्राम NH3 में मोल की संख्या कितना होगा 2 मोल। कितना होगा आपका 2 मोल, ठीक है। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं हम। 111 ग्राम CaCl2 में मोल की संख्या, चलिए इसको एक बार लोग निकालने की कोशिश कीजिए। एक 111 ग्राम CaCl2 में मोल की संख्या कितना होगा। मोल बराबर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान निकालिए CaCl2 का। कैल्शियम का कितना होता है आपका 40, 2 गुना, ये 2 है ना। क्लोरीन का कितना होता है द्रव्यमान, क्लोरीन का 35.5, तो 40 प्लस 71 यानी 111 यानी 1 मोल। कितना होगा यहाँ पर आंसर आपका 1 मोल, यानी 111 ग्राम CaCl2 पे कितना मोल होगा आपका 1 मोल। ये आपका टाइप 2 का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए अब हम टाइप 3 की तरफ आते हैं। टाइप 3 में क्या होता है कि टाइप 1 और टाइप 2 को मिला देता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आप देखिए 1.8 ग्राम, जो पहले मैंने सॉल्व किया है इससे पहले, 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या क्या कीजिए, अणुओं की संख्या ज्ञात करें कि 1.H2O में H2O के कितने अणु होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हमको मोल जानना है, क्योंकि अगर हमको अणुओं की संख्या निकालना है तो इसके लिए हमको मोल का पता होना चाहिए ना कि कितना मोल अणु है। तो अणु की संख्या के लिए हमको क्या चाहिए, मोल चाहिए। तो सबसे पहले मोल निकालिए इसका, 1.8 इंटू इसका मोलर द्रव्यमान 18 होता है, कट गया 1/10 यानी 0.1 मोल, 0.1 मोल। तो 0.1 मोल हो गया, यानी ये कितना है, ये आपका है 0.1 मोल, ठीक। अब आपको ये पता है कि 1 मोल H2O में, 1 मोल H2O में अणुओं की संख्या कितना होगा। 1 मोल H2O में अणुओं की संख्या कितना होगा, 1 मोल में कितना होता है संख्या अणुओं की 6.022 × 10⁻23, इतना ही ना होगा।
तो 0.1 मोल H2O में अणुओं की संख्या कितना होगा? एक में इतना है तो 0.1 मोल में कितना होगा, तो उसको 0.1 से गुणा कर देंगे। इतना तो बेसिक मतलब लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट जाएगा तो 10 आएगा नीचे। अच्छा, 6.022 इंटू 10⁻23। 10 नीचे है, अगर ऊपर इसको ले जाएंगे तो 10⁻−1। जैसे कोई भी संख्या 1/10 है, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा? 10⁻1। तो अब क्या होगा यहाँ पर? 6.022 इंटू, अब क्या होगा यहाँ पर? पावर ऐड होगा। गुना होता है तो पावर क्या होता है? ऐड होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 6.022 इंटू 10⁻, प्लस माइनस माइनस, यानी 10⁻23। तो 1.8 ग्राम H2O में 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लगा तो आपको पता है नहीं सब मैथ में, ए पे पावर एन गुना ए पे पावर एन रहे, ए पे पावर एम गुना ए पे पावर एन रहे, तो पावर आपस में क्या होता है? जोड़ होता है। पावर आपस में क्या होता है? जोड़ होता है। तो ये बेस सेम है तो पावर क्या होगा? आपस में जोड़ होगा। प्लस गुना माइनस माइनस, तो 23 में गया तो आपका 22 हो गया। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी सवाल आपका दिया रहेगा तो आप लोग उसको बना लीजिएगा आराम से। ठीक, चलिए एक और सवाल आप लोग कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहा आपका। ठीक है, कि सेम 34 ग्राम NH3 में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। कणों की संख्या निकालें। कणों की संख्या तो देखा जाए अणुओं की संख्या। ठीक है, तो 34 ग्राम NH3 में, ये NH3 हाँ, 34 ग्राम NH3 में कणों की संख्या निकालिए। तो आपको मैंने जैसे पिछले पार्ट में, सॉरी पिछले भाग में जैसे समझाया आपको किस तरह से निकालना है, उसी का प्रोसेस करके आपको ये भी आपको निकालना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा। ठीक, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए अब नेक्स्ट जो सवाल है जो एग्जाम में आया हुआ है आपका। ठीक है, कि एग्जाम में किस तरह से सवाल आपका पूछा गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, हाल फिलहाल में ही आया है, कि निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या 12 ग्राम mg के समान होगा, के समान होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका है 12 ग्राम कार्बन, बी नंबर 20 ग्राम कार्बन, सी नंबर 24 ग्राम कार्बन और डी नंबर 40 ग्राम कैल्शियम। ये आपका एक सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या 12 ग्राम मैग्नीशियम, Mg का मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम। Mg का मतलब क्या होता है आपका? मैग्नीशियम। तो निम्नलिखित परमाणुओं में किसमें परमाणु की संख्या 12 ग्राम Mg के समान है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो हमको सबसे पहले निकाल लेना है कि 12 ग्राम मैग्नीशियम कितने मोल के बराबर होता है। तो मोल निकाल लीजिए मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम के मोल की संख्या क्या होगा? दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो मैग्नीशियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 24 होता है, यानी 1/2, यानी हमको हाफ मोल
तो इस मैग्नीशियम का मोल की संख्या कितना है? हाफ। मोल इस मैग्नीशियम का मोल कितना है? हाफ है। इस मैग्नीशियम का मोल कितना है? हाफ। तो इन चारों में जिसका भी मोल हाफ होगा उनमें ही परमाणु की संख्या सेम होगा। तो निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पर कार्बन दिया है 12 ग्राम दिया है और कार्बन का मूल द्रव्यमान 12 ग्राम यानी 1 मोल, यानी ये कितना है? 1 मोल। ये आंसर नहीं होगा। यहाँ चेक कीजिए आप, कैल्शियम कितना दिया है? 20 ग्राम। कैल्शियम कितना दिया है? दिया गया द्रव्यमान कैल्शियम का 20 ग्राम। कैल्शियम का मूल द्रव्यमान 40 ग्राम, तो 1/2 मोल। तो मैग्नीशियम यहाँ पर 1/2 मोल है, कैल्शियम यहाँ पर 1/2 मोल है। तो इन दोनों का परमाणु संख्या क्या होगा? समान होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये कितना मोल है? ये 24/12, 2 मोल है। ये 1 मोल है। तो हमको क्या चाहिए था? हाफ मोल। हाफ मोल हमको आंसर बी में मिल गया। हो गया आंसर मेरा। ठीक है, चलिए। तो ये आपका एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो इस पैटर्न से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमको सबसे पहले क्या निकालना है? मोल निकालना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि एक मोल कार्बन के हवा में दहन से CO2 की मात्रा ज्ञात कीजिए। मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या आपका ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ सवाल है। शायद अगला साल आया है या अगला का अगला साल आया है। ये 2025 या 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, 44 ग्राम, डी हो गया आपका 56 ग्राम। तो 1 मोल कार्बन को हवा में दहन से, या 1 मोल कार्बन के हवा में दहन से CO2 की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी क्या बोला है? 1 मोल कार्बन, हम यानी हमको कार्बन कितना लेना है? 1 मोल लेना है। हवा में दहन कर रहा है यानी O2, इससे कितना CO2 बनेगा? तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये कार्बन 1 मोल ही लेना है हमको। तो हमको 1 मोल कार्बन से कितना मोल CO2 बनेगा? तो कार्बन की संख्या यहाँ 1 है, तो यहाँ भी हमको कार्बन की संख्या 1 करना है। तो हो गया आपका कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2। ये इक्वेशन आपका क्या हो गया? बैलेंस हो गया, हुआ ना। यानी क्या हो गया आपका? 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल कार्बन को जब हम हवा में दहन करेंगे यानी ऑक्सीजन के संपर्क में लाएंगे तो इससे कितना बनेगा? CO2, 1 CO2। इससे कितना बनेगा? 1 मोल CO2। यानी CO2 कितना निकला? CO2 की मोल यानी 1 मोल CO2 निकला हमको। CO2 कितना निकला? 1 मोल। अब आप बताइए हमको किसमें किया? अगर इसमें देखिए, इसमें जो ऑब्जेक्टिव में जो आंसर दिया है ना, ये ग्राम में भी दे सकता है, मोल में भी दे सकता है। अगर आपका एग्जाम में मोल में अगर आंसर दिया है तो आंसर क्या होगा? 1 मोल। लेकिन हमको द्रव्यमान निकालना है। हमको क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है? हमको द्रव्यमान में आंसर देना है। ठीक है, मात्रा निकालना है द्रव्यमान में। तो कैसे निकालेंगे? तो CO2 की मोल, ध्यान दीजिएगा, हम किसकी मोल की बात कर रहे हैं? CO2। तो CO2 की मोल बराबर क्या होगा? दिया गया द्रव्यमान। तो कोई द्रव्यमान तो दिया हुआ नहीं है, तो x मान लेते हैं। CO2 की मोल की संख्या बराबर क्या होगा? दिया गया द्रव्यमान। यही ना हमको निकालना है। CO2 की मात्रा निकालना है, मतलब दिया गया द्रव्यमान निकालना है। x बटे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान मेरा कितना है? तो CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? ध्यान दीजिए, CO2 यानी कार्बन और 2 ऑक्सीजन, यानी 12 और तो 12 + 32 यानी 44। तो ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 44 होता है। CO2 की मोल की संख्या कितना? 1 है। दिया गया द्रव्यमान x, मोलर द्रव्यमान 44। तो x बराबर क्या निकल गया आपका? 44। x बराबर क्या निकल गया? 44। तो आंसर कौन सा होगा? ये वाला। समझ में आ गया? सबसे पहले हमको मोल निकालना है, और मोल निकालने के बाद हमको इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके दिया गया द्रव्यमान इससे हमको निकालना है। ठीक है, चलिए, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन से हमको एक चीज ये समझ में आया, इस क्वेश्चन से एक पैटर्न हमको ये समझ में आया
कि किसी भी अणु या परमाणु का एक मोल में जो उसका द्रव्यमान होगा वो उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर होगा। ये चीज आपको समझ में आ गया? मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम आपको यह क्वेश्चन पूछ दें कि एक मोल H2O की मात्रा कितना होगा, एक मोल H2O की मात्रा कितना होगा, एक मोल H2O की मात्रा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक मोल बोला है तो एक मोल H2O की मात्रा H2O की मोलर द्रव्यमान के बराबर होगा। तो एक मोल H2O की मात्रा बराबर कितना हो जाएगा मेरा, H2O की मोलर द्रव्यमान 18, तो 18 ग्राम हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ गया? अगर एक मोल है, अगर कोई पदार्थ एक मोल है तो उसकी मात्रा उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे आपको एक और क्वेश्चन दे देते हैं, हाफ मोल कार्बन की मात्रा ज्ञात कीजिए। कार्बन की मात्रा ज्ञात कीजिए, हाफ मोल कार्बन की मात्रा ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात कीजिए। तो हाफ मोल कार्बन की मात्रा कितना होगा बताइए। तो हमको पता है कि अगर हम कार्बन को एक मोल लेते हैं, कितना लेते हैं कार्बन को, एक मोल, तो इसका जो मात्रा होगा इसके मोलर द्रव्यमान के बराबर होगा, यानी 12 ग्राम। एक मोल कार्बन का मात्रा कार्बन के मोलर द्रव्यमान के बराबर होगा। तो हमको हाफ मोल पूछा है कार्बन की मात्रा, तो 12 ग्राम में हाफ मोल को गुना करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 6 ग्राम आंसर आएगा। तो हाफ मोल कार्बन की मात्रा कितना होगा, 6 ग्राम। हाफ मोल कार्बन की मात्रा कितना होगा आपका, 6 ग्राम। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। मोल का पार्ट 2 भी आएगा, उसमें हम एग्जाम में और आने वाले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। धन्यवाद।